Hello बच्चों, welcome to this amazing platform of Physics Wala. This is Nancy Della and today we will discuss the last lecture of biotechnology principle and process. तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार हम ये देखते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था पीसीआर के बारे में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। मतलब जिसके अंदर हमें जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है उसको हमने एम्पलीफाई कराया था और पीसीआर के 3 स्टेप थे, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। इसके रिक्वायरमेंट्स हमने देखी थी कि हमें एक तो वो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट की रिक्वायरमेंट है जिसको हमने एम्पलीफाई कराना है, टेक डीएनए पॉलीमरेज, मैग्नीशियम आयंस और न्यूक्लियोटाइड जो कि टेक डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेगा, और हमें 2 चाहिए थे प्राइमर, ठीक है। हमने पूरा अच्छे से समझा था कि इतनी साइकिल होगी तो हमें कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है ये लास्ट लेक्चर होगा और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बायो रिएक्टर्स के बारे में और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं और आई होप आपको बायोटेक्नोलॉजी पसंद आ रही होगी, ठीक है, आपका इंटरेस्ट बन रहा होगा। और इसके अंदर जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे बायो रिएक्टर्स एंड डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमने डीएनए को आइसोलेट किया था, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन करवाया था विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक पढ़ी थी, पीसीआर पढ़ा था, उसके बाद हमने लाइगेशन कराया था, लाइगेशन विद द हेल्प ऑफ लाइगेज यानी कि मॉलिक्यूलर ग्लू। लाइगेशन कराने के बाद हमें रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल मिल गया था, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को फिर हमने ट्रांसफॉर्म कराया था। ट्रांसफॉर्म कराने के बाद हमने ये भी चेक कर लिया था कि जो होस्ट सेल के पास रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल आया भी है या नहीं, ठीक है। और अब हम ये देखेंगे कि जो रिकम्बिनेंट जो डीएनए है वो होस्ट सेल के पास आ गया है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से हमने चेक कर लिया था। अब हम इसकी कल्चरिंग करेंगे, कल्चरिंग यानी कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें ज्यादा से ज्यादा कल्चरिंग करानी पड़ेगी, तो उसकी मदद किसकी मदद लेंगे हम? बायो रिएक्टर्स की मदद लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे अपना, और आप आई होप नोट्स भी बना रहे होंगे। तो यहाँ पर हम 7th स्टेप पर पहुंच गए, ठीक है। किस स्टेप पर पहुंच गए हम? 7th स्टेप पर पहुंच गए कि कल्चरिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल एट लार्ज स्केल इन अ मीडियम, ठीक है। तो 7th स्टेप लिखिए आप, कल्चरिंग ऑफ host transformed host cell at large scale in a medium, ठीक है। मीडियम के अंदर हम क्या कराएंगे? कल्चरिंग कराएंगे। और ये आपका कौन सा स्टेप होगा बच्चे? 7th स्टेप होगा। ये कौन सा स्टेप होगा? 7th स्टेप होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कि रिकम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर आ गया है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करेगा, मतलब मल्टीपल कॉपीज मिलेंगी हमें, होस्ट सेल भी डिवाइड कर रही है, तो जो रिकम्बिनेंट डीएनए है हर एक होस्ट सेल के पास पहुंच जाएगा। इसी तरीके से हमें क्या मिलेगा? लार्ज प्रोडक्ट मिलेंगे। अब जो जीन है वो क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। जीन का एक्सप्रेशन मतलब यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। और क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी, यानी कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिलेगी। हमें तो यही तो चाहिए ना, हमें तो अपना प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि प्रोटीन चाहिए, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कल्चरिंग करानी पड़ेगी ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल की, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन की, ठीक है। समझने के लिए हम देखते हैं, एक टर्म दी गई है आपके एनसीईआरटी में, होमोलोगस होस्ट और हेट्रोलोगस होस्ट की, ठीक है। तो एक बार हम पहले ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो मेरी बात समझिए, जस्ट सपोज हम बात करें ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन की, ठीक है। अभी ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है तो इसका मतलब ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, हमने लिया है, ठीक है, हमने आइसोलेट किया है, ठीक है। अब ये एक तो हमारी बॉडी सेल के अंदर ये नेचुरली क्या कर सकता है? एक्सप्रेस कर सकता है। और तो हम क्या होंगे? इसका नेचुरल होस्ट, यानी कि होमोलोगस होस्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी सेल के अंदर ये ही एक्सप्रेस कर सकता है। अब अगर मैं कहीं और से ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को एक्सट्रैक्ट करूं, ठीक है, PBR322 के साथ अटैच करूं और उसको ट्रांसफॉर्म कर दूं और उसको ट्रांसफर कर दूं ई कोलाई के अंदर, ठीक है, यानी कि जो होस्ट सेल है उसके अंदर मैं ट्रांसफर कर देती हूं। अब ई कोलाई के पास क्या ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन था? नहीं था। नेचुरली तो नहीं था ना, हमने तो आर्टिफिशियली दिया है, इंट्रोड्यूस किया है।
तो नेचुरली तो ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन ई कोलाई के अंदर नहीं था, लेकिन अब जो ई कोलाई के पास हमने ट्रांसफर कर दिया है ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, इसका मतलब है अब जीन है तो वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, एक्सप्रेस करेगा यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन बनेगी, मतलब रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनेगी। अब होस्ट सेल के अंदर नेचुरली तो ये जीन नहीं था, लेकिन हमने आर्टिफिशियली दिया। अब ई कोलाई के अंदर अगर हमने जीन दिया है तो इसका मतलब प्रोटीन भी बनेगी, यानी कि जीन एक्सप्रेस भी करेगा। तो ऐसे होस्ट को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलोगस होस्ट, जिसके अंदर नेचुरली वो जीन तो नहीं था लेकिन हमने आर्टिफिशियली दिया है। अब जीन दिया है इसका मतलब वो एक्सप्रेस भी करेगा, लेकिन अपने नेचुरल होस्ट के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर रहे, किसी दूसरे होस्ट के अंदर एक्सप्रेस कर रहा है, और उसको हम बोलते हैं हेट्रोलोगस होस्ट। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? तो अब आपकी जो एनसीईआरटी के अंदर एक टर्म दी गई है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि होमोलोगस होस्ट और हेट्रोलोगस होस्ट हम किसको बोलते हैं। ठीक है, होमोलोगस होस्ट का मतलब क्या है, जो जीन है वो नेचुरली उस होस्ट सेल के अंदर एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, उसको हम होमोलोगस होस्ट बोल देंगे। लेकिन अगर हम कहीं बाहर से कोई जीन लेके आए हैं और इंट्रोड्यूस कर दिया है आर्टिफिशियली ई कोलाई के अंदर, पहले तो ई कोलाई के अंदर ये जीन नहीं था लेकिन हमने आर्टिफिशियली दे दिया, इसका मतलब क्या होगा, वो एक्सप्रेस करेगा। अब ये जो जीन है उसके लिए क्या होगा, हेट्रोलोगस होस्ट होगा, नेचुरल होस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब जो प्रोटीन बनेगी, जो जीन, अब जीन है तो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, प्रोटीन बनाएगी और प्रोटीन बनाएगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, सो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का मतलब क्या है, प्रोटीन जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या है, जो प्रोटीन है कौन कोड करेगा, जीन कोड करेगा। ठीक है, और ये एक्सप्रेस करेगा किसके अंदर, हेट्रोलोगस होस्ट के अंदर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट जो प्रोटीन है ये क्या होती है कि, ठीक है, प्रोटीन कोडिंग जीन, प्रोटीन कोडिंग जीन एक्सप्रेस्ड इन, प्रोटीन कोडिंग जीन एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलोगस होस्ट। अब अल्टीमेट जो हमारा एम क्या है, अल्टीमेट एम तो हमारा बच्चे यही है ना, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अल्टीमेट एम क्या है, हमें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ही तो एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का मतलब क्या है, ये प्रोटीन कोडिंग जीन जो कि एक्सप्रेस होता है एक हेट्रोलोगस होस्ट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, अब देखो दो कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम आप इतना बायोटेक्नोलॉजी हमें स्टार्टिंग से आप पढ़ा रहे हो और आप कह रहे हो कि 2% ही चांसेस होते हैं ये सारी की सारी चीज सक्सेसफुल होने के, सक्सेसफुल हो सकती है, और उसके अंदर भी आप ये केस वो केस बता रहे हो। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये, और अगर हम इसको बिना ही चेक किए अगर हम लार्ज स्केल के अंदर प्रोड्यूस कर दे, होस्ट सेल के पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो आ गया है, यानी कि होस्ट सेल अब ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल तो बन गई है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल तो बन गई है, लेकिन ये भी तो हो सकता है जो जीन हमने डाला है वो एक्सप्रेस ही ना किया हो, है ना। अगर उस जीन ने एक्सप्रेस ही ना किया हो, यानी कि एक्सप्रेस ना किया हो यानी कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, यानी कि प्रोटीन नहीं बनेगी। और अगर हम बिना चेक किए ही और बड़े बड़े टैंक्स के अंदर इसकी कल्चरिंग कर दे तो सब कुछ तो वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है, पैसा वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट, सब कुछ वेस्ट है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, पहले अपने उस कंफर्मेशन के लिए जो कल्चरिंग है वो लैब के अंदर स्मॉल स्केल के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, अब तो ये तो बढ़िया बात है, स्मॉल स्केल के अंदर करेंगे, टाइम भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा, एनर्जी भी कम लगेगी, और हमने ये भी चेक कर लिया कि ये एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं। अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो हम आगे का रिस्क क्यों नहीं लेंगे, है ना, हमें तो चाहिए ही प्रोडक्ट। तो इसका कंफर्मेशन हमें किस तरीके से मिलेगा कि पहले इसको स्मॉल स्केल के ऊपर क्या कर लो, कल्चर कर लो। अब स्मॉल स्केल पे अगर कल्चर करोगे तो क्या मिलेगा, हमें प्रोटीन मिलेगा, हमें ये पता चल जाएगा कि जो होस्ट सेल के अंदर जो जीन है, जो हमने जो जीन डाला है वो एक्सप्रेस हुआ है या नहीं। अगर एक्सप्रेस हो गया है तो बहुत बढ़िया है, फिर हम लार्ज टैंक का हम यूज कर सकते हैं।
तो पहला हम क्या ट्राई करेंगे कि पहला इसको हम कल्चर कर लेंगे। फर्स्ट कल्चर द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल इन अ लेबोरेटरी एट वेरी स्मॉल स्केल, ठीक है। ऑब्टेन प्रोडक्ट उसको हम प्योरीफाई कर लेंगे, एक्सप्रेस कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, फिर हम इसका लार्ज स्केल के अंदर मास प्रोडक्शन कर लेंगे। मेरी बात समझ में आई? तो हम चाहते हैं कि इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो रही है तो हर टाइम पे ये थोड़ी सी और सिंप्लीफाई होती जाए, है ना। हर प्रोसेस पे हमने चेक कर लिया, हमने ये चेक कर लिया था कि जो ट्रांसफॉर्म जो होस्ट सेल है उसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया है या नहीं। एक तो हमारा वहां पर चेक पॉइंट हो गया था, और एक बार यहां पर भी हम अपना चेक पॉइंट लगा लेंगे कि ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है कि यहाँ पे जीन एक्सप्रेस ही ना करे, कुछ खराबी आ गई, ठीक है, प्रॉपर कंडीशन नहीं मिली, तो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे चेक करते चलेंगे। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कल्चर अपने उसके लिए, ठीक है, अपनी कंफर्मेशन के लिए फर्स्ट कल्चर ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, फर्स्ट कल्चर ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल एट स्मॉल स्केल इन अ लेबोरेटरी, ठीक है। लेबोरेटरी के अंदर हमने स्मॉल स्केल के अंदर इसको कल्चर कर लिया, ठीक है। कल्चर कर लिया तो क्या करेगा, अब हमें क्या मिलेगा, ऑब्टेन प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट मिलेगा अपना, ऑब्टेन प्रोडक्ट एंड प्यूरिफाई, उसको हम क्या कर लेंगे, प्यूरिफाई कर लेंगे। और प्यूरिफाई करने के बाद अगर उसने एक्सप्रेस कर लिया है, सारी की सारी चीजें हैं, तो अब हम इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे बच्चे, लार्ज स्केल इसका प्रोडक्शन कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? यहां पर भी हमने क्या लगा लिया है, एक चेक पॉइंट यहां पर लगा लिया है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम लार्ज स्केल जो प्रोडक्शन है हम किस तरीके से करेंगे, एक बार हम वो देखते हैं, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक शुरू होता है और वो क्या होगा, बायोरिएक्टर्स, ठीक है। बायोरिएक्टर्स को हम फर्मेंटर्स भी बोलते हैं। किस तरीके से हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया, आपने नोट कर लिया होगा, मैं थोड़ा सा साइड हट गई हूं, ठीक है। ऑलराइट, चलो बच्चे, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये थोड़ा सा आपको इमेजिन करनी पड़ेगी। आप ये सोच रहे होगे कि मैंने कमेंट बॉक्स पढ़े कि मैम थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो एटलीस्ट आप कमेंट बॉक्स में डाउट तो लिखो, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि डाउट हैं क्या आपके। आप डाउट ही नहीं लिखोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं, है ना। तो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं ये भी देखती हूँ कि बच्चे का क्या डाउट है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो अपने डाउट्स लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है कहीं कहीं पॉइंट आपका मिस मैच कर रहा हो या फिर समझने में प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी ना एक ऐसे यूनिट है जो हम पूरा ही इमेजिन कर रहे हैं कि इस तरीके से कट किया, इस तरीके से कट किया, इस तरीके से ज्वाइनिंग किया, तो ये थोड़ा सा इमेजिनेशन वाली प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करके आप पढ़िए, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, एटलीस्ट बताइए तो सही। सिर्फ आप ये लिख देते हो कि मैम डाउट है, तो किस तरीके से मैं समझूंगी कि क्या डाउट है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं बायोरिएक्टर्स की, ठीक है। किसकी बात करती हूं मैं, बायोरिएक्टर्स की मैं बात करती हूं, बायोरिएक्टर्स। अब बायोरिएक्टर्स क्या है बच्चे, बायोरिएक्टर्स लार्ज वेसल्स है, ठीक है। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। बायोरिएक्टर्स क्या है बच्चे, लार्ज वेसल्स है, ठीक है, या फिर आप इनको टैंक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। कन्वर्ट्स, ये क्या करती है, कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल, जो कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती हैं, रॉ मटेरियल इनटू कमर्शियली बेनिफिशियल प्रोडक्ट, ठीक है। हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जिससे हमारा भला हो सके, ठीक है, बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बायोरिएक्टर्स। देखो, हम होस्ट सेल को कल्चर करेंगे तो हमें होस्ट सेल की पूरी की पूरी जो मतलब जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। उनको क्या पीएच चाहिए, क्या उनको टेम्परेचर चाहिए, सारी की सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि हर एक होस्ट सेल की अलग अलग पीएच, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग कंडीशंस हैं। पूरा उनका जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। पूरा भी जो भी उनकी डिमांड्स है कि हम तो तभी ग्रो करेंगे जब हमें ये चीज़ मिलेगी, सारी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन चाहिए,
चाहिए, ठीक है। तो बायोरिएक्टर्स क्या है, ये लार्ज वेसल्स होती हैं जो कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती हैं किसके अंदर, कमर्शियली बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स के अंदर ये कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। अब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा सकती हूँ कि यहाँ से बायोरिएक्टर्स के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए बायोरिएक्टर्स के अंदर, देखो बायोरिएक्टर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो प्रॉपर पीएच कंट्रोलर होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर पीएच कंट्रोलर होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोलर होना चाहिए, ऑलराइट। और ये हम देखेंगे कि फोम ब्रेकर क्या होता है, डोंट वरी, हम ये देखेंगे कि फोम ब्रेकर क्या होता है, इसकी भी प्रॉपर सुविधाएं होनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रॉपर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इंश्योर करानी है हमें, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी हमें इंश्योर करानी है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी, ठीक है, हमें इंश्योर करानी है। और पीएच कंट्रोलर हो गया, टेम्परेचर कंट्रोलर हो गया, ऑलराइट। और इसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी चेक करानी है, न्यूट्रिएंट चेक कराने हैं। और ये कितना मतलब हम कल्चर कर सकते हैं, ठीक है, ये वॉल्यूम आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके अंदर बायोरिएक्टर्स की मदद लेके हम 100 से लेके 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोड्यूस, ऑफ कल्चर कैन बी प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये आप ये डेटा ध्यान में रखना क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, ऑफ कल्चर कैन बी प्रोड्यूस। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आप सोचोगे कि मैम ये फॉर्म ब्रेकर क्या है, तो एक बार हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। उस डायग्राम के बाद हम देखेंगे कि आगे की पूरी कहानी क्या है। एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखो कि हमें पीएच प्रॉपर चाहिए, टेम्परेचर प्रॉपर चाहिए, ठीक है, फोम ब्रेकर चाहिए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी प्रॉपर, स्टराइल, पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो स्टराइल होनी चाहिए, हम नहीं चाहते किसी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। और इतना ये डेटा बचे आपके एनसीईआरटी में गिवन है, 100 से लेके 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोड्यूस्ड इन बायोरिएक्टर्स, ठीक है, प्रॉपर विटामिन, सॉल्ट, सारी की सारी जो कंडीशंस हमें इंश्योर करानी है यहाँ पे। तो जो कॉमन टाइप का जो बायोरिएक्टर है वो कौन से टाइप का होता है, ठीक है, 2 टाइप के बायोरिएक्टर्स आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। तो दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। एक बार जो हम मोस्ट जो कॉमन टाइप का बायोरिएक्टर है हम वो करते हैं सिंपल स्टर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर, ठीक है, और उसके बाद हम आगे की चीजें देखेंगे, ठीक है। चलो चले आगे पूरी की पूरी कहानी शुरू करते हैं आगे की। बायोरिएक्टर्स बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं जिसके अंदर हमें अब अपना फायदे का, अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तो सेल सिर्फ कल्चर हो रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बोलती हूँ तो कंफ्यूज मत होना, प्रोडक्ट अभी नहीं मिल रहा है, हमें क्या करना है यहाँ पे बायोरिएक्टर्स के अंदर हम अभी सिर्फ होस्ट सेल का नंबर ज्यादा करा रहे हैं, ठीक है, कि होस्ट सेल मल्टीप्लाई करें, क्योंकि होस्ट सेल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डिजायर्ड जो जीन है वो भी जिसके अंदर हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है वो भी तो पूरी की पूरी ग्रोथ करेगा, वो भी मल्टीप्लाई करेगा होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम किसकी कल्चरिंग करा रहे हैं, होस्ट सेल का नंबर यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। अगर होस्ट सेल का नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो जीन है उसका भी नंबर बढ़ेगा, ठीक है। अब जीन एक्सप्रेस करके प्रोटीन तो बनाएगा ही, ऑलराइट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बायोरिएक्टर्स की टाइप्स क्या क्या है, टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर, ठीक है, टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स का जो टाइप है वो क्या है, जो मोस्ट कॉमन टाइप है बच्चे, मोस्ट कॉमन टाइप है बच्चे स्टर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर, स्टर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर, ठीक है। मैं एक बार आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाती हूँ, ठीक है, उसके बाद हम अपना डायग्राम बनाएंगे, डोंट वरी। लेकिन आपको एनसीईआरटी के अंदर आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके के आपको डायग्राम्स दिखेंगे अपनी एनसीईआरटी के अंदर, सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर और स्पार्जर्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है। तो स्टर का मतलब क्या है, कोई चीज घूमती है, ठीक है, स्टर का मतलब जैसे मिक्सी चलती है ना, और इस तरीके से ये बायोरिएक्टर काम करता है। किस तरीके से सारी की सारी चीजें होंगी हम वो चेक करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। जो मोस्ट कॉमन टाइप है
स्टर टाइप है, ठीक है। एक सिंपल स्टर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर होता है, दूसरा स्पार्जर स्टर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर होता है। पहले एक बार हम देखते हैं कि सिंपल स्टर्ड टाइप ऑफ बायोरिएक्टर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं टाइप्स लिख देती हूं, 2 टाइप का होगा। इन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सिंपल स्टर्ड टाइप ऑफ बायोरिएक्टर, सिंपल स्टर्ड टाइप ऑफ बायोरिएक्टर, और जो दूसरा टाइप है बच्चे वो क्या होगा, स्पार्जर स्टर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर, ठीक है। टाइप ऑफ बायोरिएक्टर, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस हम बाद में देखेंगे। पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ सिंपल स्टर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर का, और ताकि अगर आपके उसके अंदर आए डायग्राम तो आप बना सके, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो मतलब रेयरली क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपने कुछ नहीं छोड़ना है। अगर डायग्राम दिया हुआ है तो एक बार आप प्रैक्टिस करने में कुछ भी नहीं जा रहा है, ठीक है। हालांकि चांसेस कम है इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के, लेकिन हाँ, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट नोट आ सकता है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि जो सिंपल स्टर्ड टाइप ऑफ बायोरिएक्टर उसका डायग्राम क्या है। सिंपल स्टर्ड टाइप ऑफ बायोरिएक्टर, जो सिंपल स्टर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर है ना, इसका क्या डायग्राम है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है बच्चे, ठीक है। मतलब ये आपका ऊपर से कुछ इस तरीके से का सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल इस तरीके के क्यों होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल इसलिए होता है कि ताकि अच्छे से प्रॉपर मिक्सिंग हो सके, ठीक है। ऊपर यहाँ पर एक मोटर लगा दी है हमने, ठीक है। ऊपर यहाँ पे मोटर लगा दी है, और इसके यहाँ पे हमने क्या लगा दी है, अपनी घड़ी सी लगा दी है, ताकि हम सारी की सारी चीजें इंश्योर कर सके। यहाँ पे एक लगी है शाफ्ट, यहाँ पे एक लगी है शाफ्ट, ठीक है। ये हो गई आपकी शाफ्ट, ठीक है। अब देखो, इस शाफ्ट से ना ब्लेड्स अटैच होती है, इस शाफ्ट से क्या होती है, ब्लेड अटैच होती है। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ओपनिंग होगी, ठीक है। इसके अंदर एक तो इनलेट होगी, इनलेट का मतलब है हम कुछ इनोकुलम डालेंगे। जैसे आपकी मम्मा जब रात में दही जमाती है तो दूध के अंदर थोड़ी सी क्या डालती है, हल्की सी दही डालते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वो किसके तरीके से काम करता है, इनोकुलम के तरीके से काम करता है, ठीक है। वो इनोकुलम ही होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या डालेंगे, इनोकुलम। इनोकुलम का मतलब क्या है बच्चे, रिकम्बिनेंट डीएनए विद होस्ट सेल, क्योंकि इसी को तो हमने क्या कराना है, कल्चर कराना है ना। तो इसी को तो हमने क्या कराना है, कल्चर कराना है। तो एक तो इनलेट इसके लिए होगी, इनोकुलम के लिए, ठीक है। दूसरी जो इनलेट है, मतलब दूसरी क्या होगी बच्चे, हमने क्या मेंटेन कराना है, पीएच मेंटेन कराना है, ठीक है। तो ये पीएच मेंटेन का हो गया, ठीक है, यानी कि पीएच कंट्रोलर हो गया, पीएच कंट्रोलर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया बच्चे, टेम्परेचर कंट्रोलर। सारी की सारी चीजें हम ना ऑप्टिमम दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर मिले, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर कंट्रोलर, ये क्या हो गया आपका टेम्परेचर कंट्रोलर, ठीक है। अब टेम्परेचर ज्यादा गर्म है, ज्यादा ठंडा है, उस तरीके से क्या होगा बच्चे, यहां पर हम ना एक यहां पे डाल देंगे, ठीक है। कोल्ड वाटर इनलेट होगी ये, ठीक है, कोल्ड वाटर इनलेट। और एक आउटलेट लगा देते हैं बच्चे यहां पर, किसके लिए, ये हो गई कोल्ड वाटर आउटलेट, ठीक है। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम कोल्ड वाटर का किस तरीके से यूज कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो हम इनलेट, कोल्ड वाटर इनलेट से हम पानी दे देंगे थोड़ा सा। अगर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा आ गया है तो यहाँ से थोड़ा सा ठंडा पानी निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर देंगे स्टेराइल एयर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देंगे बच्चे, स्टेराइल एयर, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन देंगे बच्चे एकदम से। हम ये इंश्योर चाहते हैं कि कुछ भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो, हमें सिर्फ अपना क्या चाहिए, डिजायर्ड प्रोडक्ट ही यहाँ पर चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर होगा न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है, इसके अंदर होगा ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम। अब देखो जो ये न्यूट्रिएंट मीडियम है ना बच्चे, हम पूरा नहीं भरते, इसके पीछे भी एक कहानी है,
ठीक है। ये न्यूट्रिएंट मीडियम है। न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब क्या क्या न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिएगा, ये पूरी की पूरी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देंगे। ठीक है, सारी डिमांड्स हम मानेंगे किसकी, होस्ट सेल की। न्यूट्रिएंट मीडियम होगा जिसके अंदर मतलब होस्ट सेल होगी और उसके अंदर हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए होगा। ठीक है, और यहाँ पर लगेंगी अब शाफ्ट। ठीक है, सॉरी यहाँ पर लगेगा ब्लेड्स। ठीक है, जैसे कि एक ब्लेड ये होगी, एक ब्लेड ये होगी, एक ब्लेड ये होगी। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं एजिटेटर। ठीक है, ऑल राइट। अब ये एजिटेटर, स्टरर बोलो, एजिटेटर बोलो। ठीक है, ये किस लिए होता है बच्चे, ताकि प्रॉपर अच्छे से मिक्सिंग हो सके, मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम की, ऑक्सीजन की और अपने जो इनोकुलम है उसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो सके। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, एजिटेटर। चाहे आप इसको एजिटेटर बोलो या फिर आप इसको स्टरर बोलो। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली चीज आपको दिखाई दे रही है, ये वाली चीज, और इसको मैं क्या बोलती हूँ, इसको मैं बोलती हूँ फोम ब्रेकर। अब देखो इसका क्या रोल है फोम ब्रेकर का। अब देखो जब ये पूरी की पूरी, जैसे ये सारी की सारी चीजें हमने लगा दी हैं। ठीक है, हमने पीएच इंश्योर कर लिया है, टेम्परेचर कंट्रोल लगा दिया है, इनोकुलम हो गया है, स्टेराइल लेयर हम यहाँ पे दे दिए, और यहाँ पर हम एक और ओपनिंग लगा लेंगे जिससे कि यहाँ पर हमें क्या मिले, अपना प्रोडक्ट मिले। प्रोडक्ट का मतलब है अब यहाँ से हमें ज्यादा से ज्यादा होस्ट सेल की कल्चरिंग यहाँ से मिले, ताकि हम ये चीजें निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जब ये ब्लेड ऐसे घूमेंगे, अब हमने मोटर ऑन कर दी यानी कि घूमेगी पूरी की पूरी चीज। अब ये जो एजिटेटर है, स्टिरर घूमेगा, मतलब ये इंश्योर करेगा कि न्यूट्रिएंट मीडियम की, ऑक्सीजन की, इनोकुलम की बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। जब ये घूमेगा ना तो झाग बनेंगे और ये झाग ऊपर वाले एरिया के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। अब अगर ये झाग ऊपर वाले एरिया के अंदर इकट्ठे हो गए तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अच्छे से नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन हर जगह अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए ये फोम ब्रेकर होता है उस झाग को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, ये जो फोम ब्रेकर होता है उस झाग को ब्रेक करने के लिए, टू ब्रेक द फोम। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर। ठीक है, अगर आपसे डायग्राम पूछे तो आप डायग्राम बना देना, बहुत आसान सा है। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल, पीएच कंट्रोल, इनोकुलम, स्टेराइल एयर, प्रोडक्ट हम नीचे से निकाल लेते हैं, कोल्ड वाटर इनलेट, कोल्ड वाटर आउटलेट, न्यूट्रिएंट मीडियम, ये सारी की सारी चीजें आप बना सकते हो। अब सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर तो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का हो गया। अब स्पार्जर स्टर्ड टाइप ऑफ बायोरिएक्टर के अंदर क्या डिफरेंस है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक तो ये फ्लैट हो जाता है। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन तो यहां पर भी आ रही है। ठीक है, यहां पर भी हमने इनलेट लगा रखी है ऑक्सीजन के लिए, लेकिन उस केस के अंदर क्या होता है कि हम एक स्पार्जर की मदद से, ठीक है, ऑक्सीजन को देते हैं। अब स्पार्जर की तरह एकदम पहले तो ये समझो, ये समझ में आया। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम देखेंगे कि जो स्पार्जर स्टर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर है उसके अंदर किस तरीके से प्रोसेस होती है। ठीक है, चलो अब ये जो कल्चरिंग होती है ना, दो टाइप से होती है, कंटिन्यूअस कल्चर होता है, एक बैच कल्चर होता है। ठीक है, उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम हम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो हर एक सेल है, हर एक सेल की जब मतलब साइकिल के अंदर पहले लैग फेज आता है, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज आता है, जब बहुत अच्छे से मल्टीप्लिकेशन होती है और बहुत ज़्यादा नंबर मिलता है, फिर स्टेबल फेज आता है, फिर डिक्लाइन फेज आता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम न्यूट्रिएंट मीडियम ऑप्टिमम कंडीशन हम इस तरीके से दें कि हमेशा जो फेज है वो कैसा बना रहे, एक्सपोनेंशियल फेज बना रहे, लॉग फेज बना रहे, ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन बहुत सारी हो जाएगी इकोलाई सेल की, फॉर एग्जांपल इकोलाई की। ठीक है, और हमें जो प्रोडक्ट है वो लार्ज अमाउंट के अंदर मिले। ठीक है, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि ऑप्टिमम कंडीशन इस तरीके से हो कि हमेशा जो इकोलाई का जो फेज है, होस्ट सेल का फेज है, वो कभी स्टेबल फेज, डिक्लाइन फेज आए ही ना, सिर्फ हमेशा एक्सपोनेंशियल ही ग्रोथ होती रहे। ठीक है, यानी कि जो सेल है वो फिजियोलॉजिकली, मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हो। ऑलराइट, तो इसलिए हम सारी की सारी जो कंडीशंस है वो क्या रखते हैं, ऑप्टिमम कंडीशंस रखते हैं। ये तो हो गया आपका सिंपल स्टर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पार्जर स्टर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर के अंदर क्या होता है। स्पार्जर स्टर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर, स्पार्जर स्टर्ड टाइप ऑफ बायोरिएक्टर। ठीक है, जो स्पार्जर स्टर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर के अंदर क्या होगा, देखो ये जो सरफेस है ना,
वहां पर सिलेंड्रिकल था, यहाँ पर कुछ इस तरीके का फ्लैट बन जाता है, ठीक है, फ्लैट बन जाता है। बाकी सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है, यानी कि पीएच कंट्रोलर भी होगा, ठीक है, सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी, पीएच कंट्रोलर भी होगा, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोलर भी होगा, टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ साथ और क्या चीजें होंगी, आपकी न्यूट्रिएंट मीडियम भी ढंग से रहेगा, ठीक है, जो जो रिक्वायरमेंट रहेगी होस्ट सेल की उसके अकॉर्डिंग। ऑल राइट, और इसके साथ साथ स्टेराइल एयर भी हम देंगे। सिर्फ स्टेराइल एयर हम किस तरीके से देंगे, यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, बाकी की सारी चीजें सब कुछ सेम होगा। अब देखो यहाँ पर एक स्पार्जर रहता है, ठीक है, क्या रहता है बच्चे, एक इस तरीके की प्लेट रहती है, स्पार्जर हम बोलते हैं, ठीक है, और इसके अंदर छोटे छोटे क्या रहते हैं, छेद रहते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे क्या रहते हैं बच्चे, छेद रहते हैं। और यहाँ पर जब हम ऑक्सीजन देते हैं तो ठीक है, तो यहाँ से इन छेद के थ्रू ये ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, तो क्या बन जाएंगे बच्चे, बबल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं। बबल्स अगर बन जाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन का बबल्स बन जाते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। क्या इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। अगर सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाती है। सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है कि बाकी सब कुछ सेम होगा, पीएच कंट्रोलर, टेम्परेचर कंट्रोलर, न्यूट्रिएंट मीडियम होगा। सिर्फ यहाँ से जो स्पार्जर, ये जो स्पार्जर होते हैं बच्चे, एक प्लेट या ट्यूब आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसके थ्रू हम ऑक्सीजन देंगे। अब ऑक्सीजन उसके थ्रू जाएगी तो ऑक्सीजन के बबल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा और प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाएगी, ठीक है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है सिंपल स्टर बायोरिएक्टर के अंदर और स्पार्जर स्टर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर के अंदर। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो फर्मेंटेशन है ना वो दो तरीके का होता है, ठीक है। जो फर्मेंटेशन है, ये जो कल्चरिंग हो रही है वो दो तरीके से होती है। किस तरीके से होती है, सिर्फ यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखनी है जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, ठीक है। चलिए एक बार ये लिखिए, फिर उसके बाद हम आगे की कहानी अपनी शुरू करते हैं। ऑल राइट, फिर हम अपनी आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होगा बच्चे, जो फर्मेंटेशन है दो तरीके का होता है, ठीक है। किस तरीके का होता है हम ये देखेंगे। एक तो होता है कंटिन्यूअस कल्चर, ठीक है, और दूसरा होता है बैच कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर और दूसरा होता है बैच कल्चर। देखो जो कंटिन्यूअस कल्चर है इसको हम एक और नाम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, और जो बैच कल्चर है इसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। देखो अब ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ एक लाइन दे दी है, बाकी कुछ नहीं समझाया हुआ है, लेकिन एक बार हम इसको ग्राफ की फॉर्म में देख लेते हैं, फिर आपको एक कंटिन्यूअस कल्चर और बैच कल्चर के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। बैच कल्चर के बारे में यहाँ पर पता चल जाएगा। देखो चलिए शुरू करते हैं कहानी अपनी। देखो कंटिन्यूअस कल्चर के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस कल्चर के अंदर क्या होगा कि देखो हमें इनोकुलम डालना है, यानी कि एक तरफ से हम इनोकुलम डाल रहे हैं, ठीक है, और फिर हमारा जो डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है हम, यानी कि होस्ट सेल है, जो भी कल्चरिंग हो रही है हम वो नीचे से निकाल रहे हैं, ठीक है। यानी कि ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होगा, जितना भी, जैसे सपोज हमने जो भी पूरा का पूरा 1 घंटे के लिए बायोरिएक्टर को हमने रन किया, तो यानी कि जितना भी न्यूट्रिएंट मीडियम डालना है, ठीक है, जितनी भी जो रिक्वायरमेंट्स हम एक बार स्टार्टिंग के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर हम एक बार डाल देते हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, बाद में ही हम एक साथ प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस कल्चर के अंदर क्या होगा कि हम इनोकुलम डालते रहेंगे, ठीक है, इनोकुलम ऐड करते रहेंगे और अपना जो प्रोडक्ट है वो एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे। बैच कल्चर के अंदर सिर्फ एक गो के अंदर, ठीक है, जितनी भी जो चीजें हमने डाल दी हम बैठ गए आराम से, उसके बाद जब बायोरिएक्टर जो भी हमने टाइमिंग वगैरह सेट की है उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस कल्चर के अंदर क्या हो रहा है कि हम न्यूट्रिएंट मीडियम डाल भी रहे हैं और एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं, यहाँ पर हम मतलब प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बैच कल्चर के अंदर जितनी चीजें थी हमने सब कुछ एक बार डाल दी, तभी तो बैच कल्चर को हमने क्या बोला है, क्लोज सिस्टम। तभी बैच कल्चर को हमने क्या बोला है, क्लोज सिस्टम बोला है, ठीक है। तो देखो
कंटिन्यूस कल्चर के अंदर हम एक ग्राफ अगर मैं बनाऊं कंटिन्यूस कल्चर के अंदर और बैच कल्चर के अंदर अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखो यहां पर क्या होगा कि यहां पर पहले तो लैग फेज आएगा और फिर क्या आता रहेगा आपका एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, फिर क्या आएगा बच्चे एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज यानी कि लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज आएगा या फिर आप क्या बोलोगे इसको लॉग फेज आएगा। बैच कल्चर के अंदर क्या होगा कि पहले लैग फेज आएगा, फिर लॉग फेज आएगा, फिर स्टेबल आएगा, फिर डिक्लाइन फेज आएगा। नॉर्मल अगर ई कोलाई की अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूं तो यही तो होती है। तो कंटिन्यूस कल्चर के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे जे शेप टाइप का ग्राफ बनता है। ठीक है, किस टाइप का ग्राफ बनता है, जे शेप टाइप का ग्राफ बनता है। यानी कि यहाँ पर तो पहले लैग फेज आएगा और सिर्फ अब एक्सपोनेंशियल फेज लॉग फेज ही रहेगा। क्यों रहेगा बच्चे, एक बार हम न्यूटन मीडियम डाल रहे हैं और अपना प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, न्यूटन मीडियम डाल रहे हैं अपना प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, लेकिन यहां पर तो हम बैठ गए हैं ना, यहां पर हम बैठ गए तो यानी कि जिस तरीके से इकोलाई सेल ग्रो करती है वैसे ही करेंगी। यानी कि पहले आएगा आपका लैग फेज, फिर आपका आएगा लॉग फेज, फिर आपका आएगा स्टेबल फेज और फिर आपका क्या आएगा डिक्लाइन फेज। फिर क्या आएगा आपका डिक्लाइन फेज। ठीक है, लेकिन किसके अंदर ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूअस कल्चर के अंदर। कंटिन्यूअस कल्चर के अंदर आपको जो ग्राफ मिलता है वो जे शेप्ड ग्राफ मिलता है। कंटिन्यूअस कल्चर के अंदर क्या रहेगा आपका जे शेप्ड ग्राफ यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई कि कंटिन्यूअस कल्चर क्या होता है और बैच कल्चर क्या होता है। ठीक है, यानी कि यहां पर अगर मैं लिखवाऊं बैच कल्चर का मतलब क्या है, इनोकुलम एंड एडेड, inoculum is added and product is extracted in one go। यानी कि एक बार में ही आपने डालना है इनोकुलम और उसके बाद प्रोडक्ट का मतलब जो भी हम अपना सेल कल्चर करा रहे हैं उसी की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो इनोकुलम इज एडेड एंड प्रोडक्ट इज एक्सट्रैक्टेड इन वन गो। देखो यहाँ पर होसेल है, होसेल के पास क्या है, होसेल के पास अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब वो जीन एक्सप्रेस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगी, यानी कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस वाले जो फेज को हम क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। ठीक है, इस फेज को जहां पे हम अपना जो कल्चरिंग करा रहे हैं इस फेज को हम क्या बोलेंगे, बायोसिंथेटिक फेज बोलेंगे। अगर मैं बात करूं कंटिन्यूअस कल्चर के अंदर, ठीक है, तो इनोकुलम इज एडेड एंड प्रोडक्ट इज एक्सट्रैक्टेड, इनोकुलम इज एडेड एंड प्रोडक्ट इज एक्सट्रैक्टेड। ये जो साइकिल है ये हमेशा क्या रहेगी, रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो इनोकुलम इज एडेड, इनोकुलम एडेड एंड प्रोडक्ट इज एक्सट्रैक्टेड एवरी टाइम। ठीक है, ये वाली कंडीशन आप यहाँ पे देखने को मिलेगा कंटिन्यूअस कल्चर। तो हम क्या चेक करते हैं कंटिन्यूअस कल्चर के अंदर, हमेशा जो एक्सपोनेंशियल फेज है, हमेशा जो सेल है बहुत अच्छे से ग्रो करती रहे। ठीक है, इसका मतलब जितनी ज्यादा सेल ग्रोथ होगी हमें उतना ही हमारा क्या होगा, फायदा होगा। और यहाँ पे कल्चरिंग हो रही है और इस फेज को हम क्या बोलेंगे, बायोसिंथेटिक फेज। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, बायोसिंथेटिक फेज। क्या ये बात समझ में आई? तो 7th जो स्टेप है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हम कल्चर कराते हैं ऑप्टिमम कंडीशन देके। ठीक है, और सिंपल स्टर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर, स्पार्जर स्टर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर हमने पढ़ा। जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो सिंपल स्टर बायोरिएक्टर ही है। ठीक है, अब ऐसा मत कर देना कि जो कंटिन्यूअस कल्चर में कंटिन्यूअस कल्चर होता है सिंपल स्टर बायोरिएक्टर के अंदर और बैच कल्चर होता है स्पार्जर स्टर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर। जी नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ हम इस तरीके से हम कल्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम इस तरीके से कल्चरिंग कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? ये था आपका 7th स्टेप। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने 8th स्टेप के ऊपर, और वो जो 8th स्टेप होगा वो होगा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, चलिए शुरू करिए जल्दी से। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग के बारे में हम लिखना शुरू करेंगे, पहले आप इसको खत्म कीजिए। ठीक है, जिसके अंदर हमने हेटेरोलोगस होस्ट के बारे में पढ़ा, सिंपल स्टर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर के बारे में पढ़ा, स्पार्जर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर के बारे में पढ़ा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करेंगे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग के बारे में। ठीक है,
चलो, जो लास्ट का जो स्टेप है बच्चे, लास्ट का जो स्टेप है बच्चे, वो क्या होगा आपका? 8th स्टेप। ठीक है, 8th स्टेप होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट। अब हमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट से मतलब है, ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट। ठीक है, अब ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट का मतलब क्या है बच्चे? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? ये सारे के सारे स्टेप कहाँ से लेके, बायोसिंथेटिक फेज से लेके, ऑल द स्टेप दैट इन्वॉल्व्स बिटवीन बायोसिंथेटिक फेज एंड मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जितने भी मतलब जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। मेनली इसके अंदर 2 स्टेप आते हैं, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हमने प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लिया। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ द प्रोडक्ट कर लिया, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, डिस्टिलेशन होगा। उसके बाद हमने इसको प्यूरिफिकेशन के लिए भेज दिया। ठीक है, प्यूरिफिकेशन हो गया प्रोडक्ट का। प्यूरिफिकेशन करने के बाद जैसे हमने कोई भी एंटीबायोटिक बनाई या फिर कोई भी हार्मोन वगैरह के जो भी हमने चीज किया, वो डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि ह्यूमंस यूज कर लेंगे, पहले उसके दूसरे एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो फिर बॉडी जो भी इसको सर्टिफाई करेंगे, यानी कि सर्टिफिकेशन हो गया, बहुत सारी अलग अलग बॉडीज के थ्रू जो प्रोडक्ट है वो सर्टिफाइड होता है। सर्टिफाइड होने के बाद फिर टेस्टिंग होगा, फिर मार्केटिंग, ये सारी की सारी चीजें होंगी। और ये किसके अंदर इन्वॉल्व होगा? आपका डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं कि डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन से चीजें होंगी, तो इट इन्वॉल्व्स ऑल द प्रोसेस, सारी की सारी प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी। इट इन्वॉल्व्स ऑल द प्रोसेस, सारी की सारी प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स ऑल द प्रोसेस फ्रॉम बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक यानी कि प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो गया है। ठीक है, फ्रॉम बायोसिंथेटिक फेज टू मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। फाइनली हमने जो प्रोडक्ट को कमर्शियली मार्केट के अंदर उतार दिया है, मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है इसको हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग बोलते हैं। और इट इन्वॉल्व्स 2 मेन स्टेप, इट इन्वॉल्व्स 2 मेन स्टेप। 2 मेन स्टेप कौन कौन से आते हैं इसके अंदर बच्चे? इसके अंदर आएगा एक तो कौन सा स्टेप आएगा? सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, 2 मेन स्टेप होते हैं, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ जो प्रोडक्ट है बच्चे, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए कि इसके अंदर जैसे कि सबसे पहले हमने जो प्रोडक्ट है उसको आइसोलेट कर लिया, आइसोलेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको हमने आइसोलेशन कर लिया, उसका आइसोलेशन कर लिया, आइसोलेशन ऑफ द प्रोडक्ट, उसका हमने आइसोलेशन कर लिया। ठीक है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें होंगी, फॉर एग्जांपल सेंट्रीफ्यूगेशन करके। ठीक है, यानी कि और हम लिख सकते हैं यहाँ पे डिस्टिलेशन करके हमने ये चीज़ कर ली यहाँ पर। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे की जाती हैं। आइसोलेशन ऑफ द प्रोडक्ट करके हमने क्या कर लिया? इसका प्यूरिफिकेशन कर लिया। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्यूरिफिकेशन कर लिया प्रोडक्ट का। ठीक है, अब देखो जब आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो, यानी कि होस्ट सेल जो कल्चरिंग हो रही है उसके साथ साथ कुछ तो न्यूट्रिएंट मीडियम भी आएगा। ठीक है, और बैक्टीरिया भी ग्रो कर रहा है। तो हमें तो सिर्फ अपने प्रोडक्ट से मतलब है, हमें तो सिर्फ अपने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन से मतलब है। मेरी बात समझ में आई? तो हम और दूसरी चीजों का करके क्या करेंगे? जब हम इतनी सारी चीजें, सारी की सारी चीजें हम ऑप्टिमम कंडीशन के अंदर देते आए हैं, तो हम और दूसरी चीजों का क्या करेंगे? हमें तो सिर्फ अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट ही चाहिए। ठीक है, तो आइसोलेशन ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट हो गया। अब बहुत सारी जो बॉडीज होती हैं उसका सर्टिफिकेशन होगा। ठीक है, सर्टिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेशन होने के बाद मतलब इसकी टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, सर्टिफिकेशन हो गया, टेस्टिंग हो गया, उसके बाद मार्केटिंग होगा, प्रिजर्वेटिव वगैरह सब ऐड किए जाते हैं बच्चे। मार्केटिंग हो गया, ठीक है, पैकेजिंग होगा पहले, उसके बाद मार्केटिंग होगा। ठीक है, पैकेजिंग होगा, अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है, मार्केटिंग होगी। ठीक है, ट्रायल्स वगैरह, टेस्टिंग होगा, ट्रायल्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर, सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टेस्टिंग, ट्रायल्स, प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की जाती हैं, प्रिजर्वेटिव्स
ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, आपकी डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो इसका मतलब अब हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया है जो हम स्टार्टिंग से ही करते आए हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसको फिर से अगर मैं रिपीट करूं, ठीक है, कि कौन कौन से प्रोडक्ट हमने लिया था, मतलब क्या क्या चीजें हमने स्टार्टिंग से करते। सबसे पहले हमने आइसोलेशन किया था, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैम इतनी सारी चीजें की हैं हमने, अब 10 मिनट के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आइसोलेशन किया हमने प्रोडक्ट का, आइसोलेशन प्रोडक्ट का हमने किया, यानी कि प्योर फॉर्म के अंदर हमने डीएनए लिया, ठीक है। यानी कि हमने सेल के अंदर, अगर सेल जो भी जहां पर भी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, जहां पर भी हमारा जो डिजायर्ड जो जीन है, अब जीन पर पहुंचना है, इसका मतलब पहले तो डीएनए को तो आइसोलेट करना पड़ेगा। तो यानी कि सेल वॉल को हटा दिया, सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा दिया, वेरियस टाइप के एंजाइम यूज करके, सेलुलेज, लाइजोजाइम यूज करके, पैक्टिनेज, प्रोटीएज, पैक्टिनेज, काइटिनेज, अलग अलग टाइप के एंजाइम यूज करके, फिर लास्ट में हमने चिल्ड इथेनॉल डाला था, हमें डीएनए मिल गया। अब हमने फ्रेगमेंटेशन करा दिया, ठीक है, यानी कि जो वेक्टर था और जो हमारा जो डीएनए है उसका सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट करा दिया ताकि हमें स्टिकी एंड्स मिले, ठीक है, ताकि हम बाद में उसको आराम से लाइगेट करा सके। थर्ड स्टेप क्या किया था हमने कि ये सारी की सारी प्रोसेस तो कर लिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए। उसके लिए हमने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करके आइसोलेट करना है, ठीक है। फिर हमने उसको एम्प्लीफिकेशन करा लिया, एम्प्लीफिकेशन कराने के बाद हमें लार्ज एम्पल अमाउंट के अंदर हमारा जो डिजायर्ड जो जीन है वो हमें मिल गया था। उसके बाद हमने उसको लाइगेशन करा लिया, लाइगेशन कराने के बाद अब हमें जो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है हो सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। फिर हमने ये भी चेक कर लिया कि ट्रांसफर हुआ है या नहीं, तो उसके लिए हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, सिलेक्टेबल मार्कर्स, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हो सेल के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए आ गए, यानी कि हो सेल अब ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है। अब हो सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है, लेकिन हम इसका कल्चर कराने से पहले हम पहले ये चेक कर लेते हैं क्या इसके अंदर जो हमने जो जीन डाला है वो एक्सप्रेस भी कर रहा है या नहीं, ठीक है। पता चले एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा तो हम कल्चरिंग करा के करेंगे क्या, है ना। तो छोटे से स्केल के अंदर हमने कल्चरिंग करा ली, कल्चरिंग कराने के बाद आपने देखा कि सारी चीज ठीक है, चलो अब बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं और मास प्रोडक्शन कराते हैं। तो आप बायोरिएक्टर्स का किसी भी तरीके से सिंपल स्टर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर, स्पार्जर स्टर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर से लार्ज प्रोडक्ट आप बना लीजिए, ठीक है। अब जब आउटलेट से आपने कलेक्ट किया है तो इसके अंदर आपका न्यूट्रिएंट मीडियम भी आएगा, साथ में बैक्टीरिया भी आएगा, लेकिन हमें तो रिकम्बिनेंट प्रोटीन से मतलब है, अपने प्रोडक्ट से मतलब है। तो लास्ट स्टेप किया जाता है जहां पर सेपरेशन होता है, प्रोडक्ट का आइसोलेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, मार्केट ट्रायल किया जाता है, टेस्टिंग होती है, सर्टिफिकेशन होता है। अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो उसका फाइनल पैकेजिंग और मार्केटिंग होती है और कमर्शियली हम उसका यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इस तरीके के अंदर जो जो स्टेप्स आए हैं आप उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कॉम्पिटेंट होस्ट किस तरीके से बनाया था, आप होस्ट वाला लेक्चर देख सकते हो। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाला किस तरीके से हमने कट कराया था वो। तो एक बार आपने बेसिक पढ़ लिया तो सबसे पहले तो आपने टूल्स पढ़ लिया, टूल्स के अंदर आपने एंजाइम्स पढ़ लिया, वेक्टर पढ़ लिया, उसके बाद कॉम्पिटेंट होस्ट पढ़ लिया, और उसके 5 ही तो चीजें पढ़नी है क्या। सबसे पहले तो एंजाइम्स के बारे में, उसके बाद आपने टूल्स पढ़ लिया, कॉम्पिटेंट होस्ट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, पीसीआर और बायोरिएक्टर। 6 ही तो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के अंदर, और है क्या, ठीक है। तो 6 टॉपिक आपने किए और चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। तो ये था पूरी की पूरी कहानी। और एक बार हम देख लेते हैं अपनी एनसीईआरटी के अंदर क्या कहानी है इसकी। तो सबसे पहले हमें कर लेते हैं ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ठीक है। When you insert a piece of alien DNA into cloning vector and transfer into a bacterial, plant or animal cell, the alien DNA gets multiplied in almost all recombinant technology. The ultimate aim क्या है हमारा, desired protein, ठीक है। Hence there is a need of the recombinant DNA to be expressed. The foreign gene get expressed under appropriate condition. The expression of foreign gene in host cell involves understanding many technical details. अब देखिए, after having cloned the gene of interest and having optimized the condition to induce the expression of the target protein, one has to be producing it on the large scale. तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि हेटेरोलोगस होस्ट क्या है और होमोलोगस होस्ट क्या है। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। Can you think any reason where is a need of large scale production? अब हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें डायबिटीज, किसी पेशेंट को डायबिटीज हो गया है, ठीक है, और हमें इंसुलिन हमने बनाया है, ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। अब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हम
थोड़ा सा प्रोडक्ट बनाएंगे। अब इतनी सारी चीजें हम कर ही रहे हैं तो हमें लार्ज प्रोडक्शन की जो रिक्वायरमेंट होगी ही ना, ठीक है। इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन अगर वो हेट्रोलोगस होस्ट के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमें उसको रिकम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। The cell harboring cloned gene of interest may be grown on a small scale in the laboratory. The culture may be used for extracting the desired protein and then purifying it by using the different separation technique. ठीक है। The cell can also be multiplied in continuous culture. Continuous culture मैंने बता दिया है, where the used medium, एक तरफ आप used medium को निकाल लो और दूसरी टाइप fresh medium को आप ऐड करते जाओ, ठीक है। used medium is drained out from the one side और fresh medium आप निकालते रहो। और ये हम क्यों रहते हैं, ताकि जो सेल्स है सबसे ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिव और मेटाबॉलिक एक्टिव रहे, यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर ग्रोथ होती रहे, ठीक है। अब देखो, दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूस अ लार्ज बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड ऑफ द डिजायर्ड प्रोटीन। Small volume cultures cannot yield appreciable quantities of the product. To produce large quantity हमें बायोरिएक्टर्स चाहिए, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम को कल्चर कर सके। 100 से लेके 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड वॉज रिक्वायर्ड। बायोरिएक्टर्स कैन थॉट ऑफ एज वेसल इन विच रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है कमर्शियली बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स के अंदर, इंडिविजुअल एंजाइम, एंटीबायोटिक, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, यूजिंग माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल। बायोरिएक्टर प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमल प्रॉपर ऑप्टिमल कंडीशन हमें प्रोवाइड करनी है, ठीक है, चाहे वो टेम्परेचर हो, पीएच हो, सबस्ट्रेट हो, सॉल्ट्स हो, विटामिन हो, ऑक्सीजन हो, सब कुछ। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूजुअली जो बायोरिएक्टर है वो स्टरिंग टाइप ऑफ बायोरिएक्टर है, जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। सिंपल स्टर टैंक ऑफ बायोरिएक्टर और स्पार्जर स्टर टैंक ऑफ बायोरिएक्टर्स, ठीक है। इसके अंदर सिलेंड्रिकल रहता है, ये सिलेंड्रिकल इसलिए रहता है क्योंकि बच्चे प्रॉपर ऑक्सीजन की मिक्सिंग हो सके यहाँ पे, ठीक है। पीएच कंट्रोलर लगाया है, मोटर, घड़ी लगा दी है, फॉर्म ब्रेकर, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर जैसे कि ब्लेड्स को ही बोलते हैं, कल्चरल ब्रोथ जिसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम, इनोकुलम, सारी चीजें मिक्स्ड हो और स्टराइल एयर। यहाँ पर हम स्पार्जर का यूज करते हैं कि बबल्स बन जाएंगे जिसके अंदर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे गैस एंट्रेनमेंट हो जाती है, मतलब जिसके अंदर मतलब ट्रैप हो जाती है ऑक्सीजन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, ठीक है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, ये फ्लैट होता है और ये सिलेंड्रिकल होता है। इसके अंदर हम स्पार्जर का यूज करते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे यहाँ पे होल्स होंगे और उसके थ्रू क्या होगी, ऑक्सीजन जाएगी और उसके बबल्स बन जाते हैं यहाँ पर इस तरीके से, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अपने लास्ट उसकी, और पहले यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। द स्टर टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलेंड्रिकल विद इन ए कर्व्ड बेस। किस लिए होता है, टू फैसिलिटेटिंग द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट। द स्टर फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। Alternatively, air can be bubbled through the reactor. If you look the figure closely, you will see that bioreactor has an agitator system, oxygen delivery system, foam controller system, temperature controller system, pH controller system, sampling ports, so that small volume of the culture can be withdrawn periodically. ठीक है, मतलब नीचे आउटलेट भी लगी होगी कि हमारा प्रोडक्ट बना और हम वहाँ पे एक्सट्रैक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। बायोसिंथेटिक फेज खत्म, ये पूरा का पूरा जो फेज पड़ा है इसको हम बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। इसके बाद जो फेज शुरू होगा उसको हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग बोलते हैं। द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर। मार्केटिंग करने से पहले बहुत सारी चीजें होती हैं। जब प्रोसेस इंक्लूड मेनली सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन होता है जिसको हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट्स हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद प्रॉपर प्रिजर्वेटिव्स भी होने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल, ऑब्वियसली अगर कोई भी ड्रग हमने अगर ऑब्टेन की है, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल, strict quality control, the downstreaming processing and quality control testing, verification, certification, ये सारी की सारी जो चीजें हैं लास्ट में बचती हैं, ये किसका पार्ट है बच्चे, आपका डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग का, ठीक है। क्लियर है। चलो अब आप देखो कि मुझे बताओ कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलो बताओ, द अल्टीमेट एम ऑफ द मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो अल्टीमेट एम क्या है, मल्टीप्लाई करना डीएनए का, एक्सप्रेस कराना डीएनए का, एमआरएनए को मल्टीप्लाई कराना, या टू एक्सप्रेस प्रोटीन। बताओ क्या आंसर लगता है। ये तो कुछ तो होमवर्क दे दूं, पहला ही क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देती हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। बताओ, मैंने इतनी बार बोला है क्लास के अंदर, इतनी बार बोला है क्लास के अंदर, इतना आसान सा क्वेश्चन है, इतना तो आप कर ही सकते होगे, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन तो आप कुछ घर से भी कर लो,
है ना। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, यानी कि एक्सप्रेशन चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, प्यूरिफिकेशन चाहिए, रेस्ट्रिक्शन, डाइजेशन, अब यहाँ पर इसका कोई भी रोल नहीं होता है। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, इतना ज्यादा टफ टॉपिक है भी नहीं है। व्हाट डज कंटिन्यूअस कल्चर मीन? कंटिन्यूअस कल्चर मीन का मतलब है एक बार आपने फ्रेश मीडियम को डाला और दूसरी बार यूज्ड मीडियम को आप एक्सट्रैक्ट करते गए, यही कंटिन्यूअस कल्चर का मतलब है, ताकि जो फेज है हमारा किस में रहे, एक्सपोनेंशियल, ताकि हमें मैक्सिमम ग्रोथ मिले, लॉग फेज के अंदर चीजें रहे। ठीक है, साइकिल रहे। तो वेयर द यूज मीडियम इज ड्रेन्ड आउट एंड द फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम द अनदर साइड। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ बायोरिएक्टर कैन नॉट बी, यानी कि हम कितना वॉल्यूम कल्चर कर सकते हैं, 100 से लेके 1000 लीटर तक। ठीक है, तो ये सारी की सारी वॉल्यूम इसके बीच में है, ये वाली नहीं है। करेक्ट आंसर आ गया आपका ए। नेक्स्ट है, बायोरिएक्टर्स डोंट प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। प्रॉपर सॉल्ट्स हमें चाहिए, ठीक है, सारी की सारी कंडीशन, विटामिन, सॉल्ट्स, ऑक्सीजन, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर। कौन सा बायोरिएक्टर सबसे कॉमन टाइप है? सिंपल स्टर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है, तो द सिलेंड्रिकल बॉडी कर्व बेस ऑफ बायोरिएक्टर किसके लिए होते हैं? ताकि प्रॉपर अच्छे से मिक्सिंग हो सके। ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन की मिक्सिंग, न्यूट्रिएंट मीडियम की मिक्सिंग यहाँ पर हो सके। करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का क्या क्या स्टेप्स है? देखो, सबसे पहले तो आएगा आपका डीनेचुरेशन 95 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, फिर आपका एनिलिंग यानी कि 55 to 65 डिग्री सेल्सियस, फिर आपका एक्सटेंशन यानी कि 72 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया आपका डी। Which of the following is the reason for increase the surface area for oxygen transfer in sparged bioreactor? मतलब सरफेस एरिया कौन इंक्रीज करता है? यानी कि बबल्स की फॉर्म में ऑक्सीजन डिलीवर होती है, क्योंकि जो स्पार्जर के अंदर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं? होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के बबल्स बन जाते हैं। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस अकर्स आफ्टर। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कब होती है? सेपरेशन के अंदर प्यूरिफिकेशन है, तो दो मेन स्टेप होते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। किसके बाद होती है? बायोसिंथेटिक फेज के बाद। बायोसिंथेटिक फेज खत्म हुआ और उसके बाद जो मार्केट ट्रायल तक जो भी प्रोसेस चलती रहेंगी, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन ऑफ द प्रोडक्ट, सर्टिफिकेशन, मार्केट ट्रायल, पैकेजिंग, वो सब किसके अंदर आएगा? आपका डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग के अंदर। ठीक है, आपका पूरा का पूरा चैप्टर था बच्चे, ठीक है, जिसके अंदर हमने बायोटेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से किया है और बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब जो हम करेंगे वो होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और आई होप आपको थोड़ा सा, मतलब ये ऐसा चैप्टर है बच्चे जिसमें आपकी थोड़ा सा इमेजिनेशन मांगता है ये चैप्टर। ठीक है, तो बहुत अच्छे से एक बार आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आप समझिए चीज़ों को। मैंने बताया है 7 ही पॉइंट आपने करने हैं। ठीक है, 6 ही पॉइंट आपने करने हैं। सबसे पहले आप एंजाइम्स पढ़िए, ठीक है, टूल्स पढ़िए जिसके अंदर एंजाइम्स, वेक्टर और कॉम्पिटेंट होस्ट आएगा। फिर क्या बच गया? स्टेप्स आपने देख ही लिए हैं, उसके अंदर फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, पीसीआर है और बायोरिएक्टर्स वाला चैप्टर वो बच जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो 6 से 7 टॉपिक्स आपके यहाँ पर बनेंगे। ऑलराइट, तो एक बार स्टार्टिंग से लेके आखिर तक आप पढ़िए, ट्राई कीजिए इसको समझने की, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसको हम बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।